सर 6 और 5 बता दीजिए। तो पहले वाले के लिए कुछ नहीं करना था। आई की वैल्यू अब क्या ले लोगे? 2 ले लोगे, है ना। और वाइल लूप चलाओगे, और वाइल के अंदर आई लेस देन इक्वल टू 100 कर देना, और प्रिंट करके आई को डिस्प्ले कर देना। और यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट कर देना। तो 1 से लेके 100 तक के बीच का सारा इवन नंबर आ जाएगा। तो पहला वाला कुछ ऐसे बनाना था, नोट कर लो। तो हमने 2 से स्लाइस किया, और दो दो का क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया। अब यहीं पे मैं आई की वैल्यू 1 कर दूंगा, तो सारा ऑड नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला और दूसरा समझ में आ गया कैसे बनाना है। यहीं पे आप आई की वैल्यू 1 कर दोगे, तो सारा ऑड नंबर आ जाएगा 1 से लेके 100 तक। तीसरा वाला मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तीसरा वाला तो पहले ही बता दिया था, टेबल प्रिंट करने का है। चौथा असाइनमेंट ये था, रन टाइम पे कोई भी नंबर देना था, उसका फैक्टोरियल निकालना था ना। तो फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, देखो। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सबने? पहले और दूसरे में तो कोई डाउट नहीं है किसी को? तो बस हमने दो दो का क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया। अब फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से समझो। सबसे पहले मैंने रन टाइम पे एक नंबर इनपुट करा लिया। अब रन टाइम पे जो भी मैं नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर का मेरे को फैक्टोरियल निकालना है। तो अब मैं वाइल लूप यूज करूंगा, और वाइल लूप में n ग्रेटर देन क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे i की वैल्यू 1 इनिशियलाइज कर दूंगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा i इक्वल टू i मल्टीप्लाई n, और n माइनस इक्वल टू 1 कर दूंगा। अब जब मैं i को डिस्प्ले करूंगा, तो फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। मैंने 4 दिया, 4 का फैक्टोरियल 24 होता है। एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे काम कर रहा है। एक बार इसको नोट कर लो। तो यहाँ पे मैं रन टाइम पे कोई भी नंबर दूंगा, और उस नंबर का ये फैक्टोरियल डिस्प्ले कर देगा। सबको आ रहा है समझ में? एक बार नोट कर लो, फिर मैं इसका वर्किंग बताता हूँ कैसे काम कर रहा है। यहाँ तक हो गया सबका? अब इसको एक बार समझ लो कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने किया क्या है, n की वैल्यू मैंने 4 दिया, रन टाइम पे इनपुट करा, n की वैल्यू 4। तो 4 का फैक्टोरियल 24 होता है।
24 आया कैसे, ध्यान से समझना। n की वैल्यू 4 हो गई और i की वैल्यू मैंने 1 इनिशियलाइज कर रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे वो कंडीशन चेक करेगा। तो आपका जो कंडीशन बना 4 ग्रेटर देन 0 बना। कंडीशन अभी आपका ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। लूप के अंदर जाएगा। तो जब ये लूप के अंदर जाएगा तो i की वैल्यू आपकी 1 है और n की वैल्यू 4 है। तो 4 मल्टीप्लाई 1 4 हो जाएगा। यानी कि i की वैल्यू जो 1 थी, अब आपका i का वैल्यू ओवरराइट होके 4 हो जाएगा। इसके बाद जब यहाँ पे आएगा तो n की वैल्यू जो 4 थी वो 3 हो जाएगी। एक डिक्रीमेंट होगा ना, और डिक्रीमेंट होने के बाद फिर अगेन ये कंडीशन चेक करेगा। तो अब आपका कंडीशन बनेगा 3 ग्रेटर देन 0। अभी भी कंडीशन ट्रू है। अगेन अंदर जाएगा लूप में। अब i की वैल्यू आपकी 4 हो चुकी है और n की वैल्यू 3 हो चुकी है। तो 4 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा? 12। तो अब i की वैल्यू जो 4 थी अब क्या हो गई? 12 हो गई। और n की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। एक डिक्रीमेंट होगा ना। तो अब आपका कंडीशन बना 2 ग्रेटर देन 0। अभी भी कंडीशन ट्रू है। अंदर लूप में जाएगा। i की वैल्यू 12 है और n की वैल्यू क्या हो चुकी है? 2। तो 12 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा? 24। तो i की वैल्यू अब 12 से 24 हो गई और n की वैल्यू क्या हो गई? 1। अभी भी कंडीशन ट्रू है। 1 ग्रेटर देन 0, अभी भी तो कंडीशन ट्रू है। अगेन लूप में जाएगा। अब i की वैल्यू है 24 और n की वैल्यू है 1। तो 24 मल्टीप्लाई 1 24। तो अब i की वैल्यू तो 24 ही रहेगी और n की वैल्यू हो जाएगी 0। अब आपका कंडीशन हो गया फॉल्स, लूप से आ गया बाहर। अब इसके बाद जब आप i को डिस्प्ले करोगे तो 24 ही तो आएगा। तो वर्किंग क्लियर हुआ कैसे काम कर रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन? सबको आया समझ में फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है? नोट डाउन कर लिया? अब मान लो यहीं पे आपको कुछ असाइनमेंट ऐसे दे दिया, रन टाइम पे कोई भी मैं नंबर दूं और उसका वो फैक्टोरियल डिस्प्ले करे, लेकिन इस फॉर्मेट में। अगर मैंने 4 दिया तो आपका आउटपुट कुछ ऐसे आना चाहिए। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 24। इस फॉर्मेट में आपका आउटपुट आना चाहिए। कंडीशन दे दी आपको, फैक्टोरियल का ही प्रोग्राम बनाना है, लेकिन आपका आउटपुट इस फॉर्मेट में आना चाहिए। अगर मैंने 5 दिया तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू जो भी है ना। तो अब इसी कोड में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, जंपिंग स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा और आपका ये वाला फॉर्मेट बन जाएगा। तो वो भी देखिए। तो अब मेरे को थोड़ा फॉर्मेट चेंज करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको। सेम वही प्रोग्राम है, बस मैंने थोड़ा सा इसमें जंपिंग स्टेटमेंट यूज कर दिया। देखो लॉजिक वही है जो अभी मैंने बताया। अरे जो भी मैं नंबर दूंगा उस नंबर का फैक्टोरियल उस फॉर्मेट में शो करेगा। आ रही बात में? तो नोट कर लो। लॉजिक वही लगाया मैंने, बस थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। ये 3 लाइन मेरे को एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना पड़ा। बाकी सब तो कोड वही है जो अभी मैंने बताया आपको। हाँ, ये 3-4 लाइन एक्स्ट्रा मैंने लिखना पड़ा। नोट कर लो एक बार। तो दोनों तरह से आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना सकते हो। अगर इस फॉर्मेट में अगर आपको देता है बनाने के लिए तो आप ऐसे भी बना सकते हो। आ रहा है समझ में सबको?
अनीता, यहाँ पे कोई डाउट? देव आ रहा है समझ में? हाँ जी सर, समझ आ रहा है। तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम मैंने दो तरह से बना के दिखाया आपको। जी सर। सर इसमें आई को इंक्रीमेंट करा के भी बना सकते हैं? हाँ हाँ, बना सकते हैं, फिर कंडीशन चेंज करना पड़ेगा। बनाने को तो कई तरह से बना सकते हैं, बस लॉजिक सही होना चाहिए। तो ये लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है? एक बताने मिनट की सर, जरूरत तो नहीं है। नोट डाउन करने। सेम वही लॉजिक मैंने लगाया है, बस हमने वो फॉर्मेट देने के लिए ये ब्रेक स्टेटमेंट लगाना पड़ा। तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम समझ में आ गया कैसे कैसे बनाना है? किसी को कोई डाउट? समझाओ। सबसे पहले मैंने n में 4 लिया, तो आपका 4 लेने पे आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 24। काम कैसे कर रहा है ध्यान से देखो। आई की वैल्यू 1 होगी, सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेगा। तो आपका जो कंडीशन बना 4 ग्रेटर देन 0 बना, कंडीशन अभी ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है। जैसे ही लूप में जाएगा, आई की वैल्यू 1 है और एन की वैल्यू क्या है? 4। 4। 4 मल्टीप्लाई 1 4 हो जाएगा। तो यानी कि जो आई की वैल्यू 1 थी, अब ओवरराइट होके 4 हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे एन की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा, तो यानी कि ये वाला 4 आ गया। और 4 डिस्प्ले करने के बाद कर्सर को सेम रो में होल्ड करके रखेगा। 4 के बाद मेरे को स्टार प्रिंट कराना है। अब यहाँ पे जब आएगा तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। हाँ, अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, तो एन की वैल्यू 0 तो है नहीं, अगर 0 होता तो ब्रेक हो जाता। तो अब ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। तो जैसे ही ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, 4 के बाद एक बार आपका स्टार प्रिंट कर देगा और कर्सर को उसी रो में होल्ड होल्ड करके कर दें। रखेगा। फिर आपका अगेन कंडीशन चेक करेगा। अब आपका कंडीशन बन गया 3 ग्रेटर देन 0, एन की वैल्यू 3 हो चुकी है। अगेन लूप में जाएगा, आई की वैल्यू है 4 और एन की वैल्यू क्या है? 3। तो 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? 12। तो आई की वैल्यू जो 4 थी, अब क्या हो गई? 12 हो गई। अब यहाँ पे फिर क्या करेगा? एन की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। तो एन की वैल्यू तो 3 हो चुकी है, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। 2। अभी भी कंडीशन फॉल्स है, ट्रू। एक स्टार प्रिंट कर देगा ये वाला। फिर अगेन कंडीशन चेक करेगा। अब एन की वैल्यू हो चुकी है 2, अभी भी कंडीशन ट्रू है। अंदर जाएगा, आई की वैल्यू है 12 और एन की वैल्यू है 2। तो 12 मल्टीप्लाई 2 24। आई की वैल्यू जो 12 थी, अब हो गई 24। अंदर जाएगा, एन की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो एन की वैल्यू 2 हो चुकी है, 2 आ गया। अब एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी फॉल्स है। स्टार प्रिंट कर देगा अगेन 2 के बाद। है, अब फिर अगेन चेक करेगा। अब एन की वैल्यू क्या हो चुकी है? 1। अभी भी कंडीशन क्या है? ट्रू है। अंदर जाएगा, आई की वैल्यू है 24, एन की वैल्यू है 1। तो 24 मल्टीप्लाई 1 24 ही रहेगा। अब यहाँ पे एन की वैल्यू 1 डिस्प्ले कर देगा, इसके बाद एन की वैल्यू हो जाएगी 0। अब आपका कंडीशन हो गया
ट्रू। तो ब्रेक क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा, आ रही बात समझ में। और लूप के जब बाहर आ जाएगा तो अब इक्वल प्रिंट करके आई की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। तो ये आ गया। सर तो तो इसको अगर ये ब्रेक नहीं लगाता तो ये 1 के बाद भी स्टार प्रिंट कर देता, सर तो इसको इसलिए मेरे को ब्रेक लगाना पड़ा। बात समझ में आई। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाता तो ये वाला कंडीशन मेरे को देना पड़ा। अगर ये कंडीशन मैं नहीं देता, ये देखो अभी मैं ये दोनों लाइन हटा दे रहा हूँ, काम तो करेगा, लेकिन दिक्कत ये आएगी कि 1 के बाद भी स्टार लगा दे, और 1 के बाद मेरे को स्टार चाहिए नहीं था। तो इसलिए मेरे को एक कंडीशन देना पड़ा कि एन की वैल्यू जब 0 हो जाए तो वो ब्रेक हो जाए, उसके बाद वो स्टार प्रिंट ना करे। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है, कोई कंफ्यूजन। सर ये जो दूसरा प्रिंट आपने दिया, प्रिंट फंक्शन, इसको बाहर क्यों, इंडेंट के बाहर दिए? अरे लूप के बाहर आएगा तभी तो मेरे को आई की लास्ट वाली वैल्यू डिस्प्ले करनी है ना, वही तो फैक्टोरियल होगा। तो उसको लूप के अंदर थोड़ी देंगे, लूप से बाहर ही तो आएगा वो। अब मैं बताने जा रहा हूँ फिबोनाची सीरीज, है ना। रन टाइम पे कोई भी मैं नंबर दूं उतने तक का फिबोनाची सीरीज प्रिंट करे। तो कैसे करेंगे देखते जाओ। मैंने रन टाइम पे एन में नंबर इनपुट कर लिया, आई की वैल्यू मैंने 2 ले ली, और ए कॉमा बी इक्वल टू 0,1 ले लिया। तो स्टार्टिंग में मैं 0 और 1 को डिस्प्ले कर दूंगा, कोई लॉजिक नहीं लगाना। तो स्टार्टिंग में मैंने ए और बी को डिस्प्ले कर दिया, और कर्सर को सेम रो में होल्ड करके रख लिया। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को। अब मैं लूप चलाऊंगा, लॉजिक लिखूंगा। तो अब मैं वाइल लूप दूंगा, और वाइल में कंडीशन दे दूंगा आई लेस देन एन, सी इक्वल टू ए प्लस बी, और प्रिंट करके सी को डिस्प्ले कर देंगे, और कर्सर को सेम रो में होल्ड करने के लिए इन लगा देंगे। ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, और आई प्लस इक्वल टू 1। बन गया। 10 दूंगा तो 10 तक का सीरीज आ रहा है। 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 5, 13 प्रॉपर काम कर रहा है। तो रन टाइम पे मैं जितना नंबर दूंगा उतने तक का सीरीज प्रिंट कर रहा है। नोट कर लो। कोई कंफ्यूजन? ऐसे ही बना दे, ऐसे ही बनाए। हाँ अच्छा, अलग तरह से बनाया। ये लॉजिक सबको समझ में आया? बताओ कैसे काम कर रहा है। तो ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, यही सब इंटरव्यू में देते हैं, तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोग। सर एक बार समझा दीजिए इसको। ठीक है, नोट डाउन कर लो।
नोट डाउन कर लिया सबने? अब एक बार समझ लो कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले मैंने n में वैल्यू इनपुट कराया 5, ठीक है। तो n की वैल्यू 5 हो गई। i की वैल्यू मैंने 2 लिया है क्योंकि मेरे को 2 बार लूप कम चलाना है, इसलिए i की वैल्यू मैंने 2 ली है। और a और b में मैंने 0 1 ले लिया। तो सबसे पहले मैंने 0 और 1 को डिस्प्ले कर दिया। तो ये आपका 0 और 1 डिस्प्ले हो गया। अब अगर मैंने n की वैल्यू 5 ली है तो 5 तक का आपको सीरीज प्रिंट करना था, तो 2 तो आपका प्रिंट हो चुका। तो अब लूप तो आपको 3 ही बार चलाना है, इसलिए मैंने i की वैल्यू 2 ली है ना। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंडीशन दिया है i लेस देन n, तो i की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू क्या है 5 है। तो कंडीशन आपका कुछ ये बना 2 लेस देन 5। कंडीशन अभी ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू। ट्रू लूप है के सर। अंदर जाएगा और जब लूप के अंदर जाएगा तो a और b को ऐड कर देगा। तो a की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू है 1, तो 0 + 1 1 हो जाएगा। तो यानी कि c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1। हो जाएगी। और फिर मैंने c को डिस्प्ले कर दिया, तो ये वाली वैल्यू आ गई। यस सर। इतना समझ में आया? अब इसके बाद जो b की वैल्यू है वो मैंने a में ओवरराइट कर दिया। तो पहले a की वैल्यू 0 थी, अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1। क्योंकि b की वैल्यू क्या है 1 है। तो अब a की वैल्यू हो गई 1 और c वाली वैल्यू मैंने b में डाल दी, तो c की वैल्यू तो 1 ही है, तो इसका मतलब b की वैल्यू भी अभी 1 ही रहेगी। तो अब a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, और यहाँ पे i की वैल्यू हो जाएगी 3। अगेन कंडीशन चेक करेगा। तो अब आपका कंडीशन बना 3 लेस देन 5। अभी भी कंडीशन ट्रू ट्रू है, ट्रू है ना। अंदर जाएगा। अब a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू भी है 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब ये 2 डिस्प्ले कर देगा। अब फिर अगेन यहाँ पे आएगा, b की वैल्यू तो 1 ही है, तो a की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, लेकिन c की वैल्यू हो चुकी है 2, तो अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। 2। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, 4 हो जाएगा ना। अगेन कंडीशन चेक करेगा। अब 4 लेस देन 5, अभी भी कंडीशन ट्रू है। अंदर जाएगा, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 2, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 पे कर। तो बार बार ये दोनों नंबर को ऐड करता जा रहा है और यहाँ पे हम a और b की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं। तो यही तो लॉजिक लगाना था, प्रीवियस नंबर का सम। अब क्लियर हुआ काम कैसे कर रहा है? तो ऐसे आप वैल्यू रख रख के कॉपी पे समझोगे, तब आपको ये चीज लॉजिक क्लियर होगा कि कैसे काम करता है। कोड देख के समझोगे तो नहीं समझ में आने वाला। तो फिबोनाची सीरीज समझ में आ गया कैसे कैसे काम कर रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो, और कौन सा असाइनमेंट दिया था? प्राइम नंबर और पहले वाइल से खत्म कर ले हैं। प्राइम नंबर वाला और तो बाकी तो बन गया होगा, 1 से 100 यस तो सर। हो ही गया होगा है। अब प्राइम नंबर वाला मैंने 2 तरह से बनाया हुआ है। अब प्राइम नंबर वाले में बिना जंपिंग के तो बनेगा नहीं, है ना। तो मैंने प्राइम नंबर को 2 तरह से बनाया हुआ है। एक में मैंने ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया है और एक में एग्जिट यूज किया है। तो दोनों देख लो एक बार, दोनों तरह से बना सकते हो। कौन सा बताऊं, ब्रेक वाला या फिर इफ एल्स वाला या फिर एग्जिट वाला? एग्जिट वाला देख लो, इजी है ये।
कम लाइन में बन जाएगा। एक बार पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे मैंने जंपिंग स्टेटमेंट एग्जिट यूज किया है ना। एक बार इसको नोट कर लो पहले। कोई भी रन टाइम पे मैं नंबर दूंगा, अब वो चेक करेगा कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। हाँ, इसका वर्किंग बताऊं कैसे काम कर रहा है। अनीता, हो गया यहाँ तक? यस सर। अब ध्यान से समझना कैसे काम कर रहा है। अभी मैंने रन किया और मैंने 5 दिया, तो 5 प्राइम नंबर होता है। और अब मैंने दोबारा रन किया और 9 दिया, तो 9 आपका प्राइम नंबर नहीं होता। बता रहे? अब ये काम कैसे कर रहा है, 1 बाई 1 देखो। पहले मैं 5 को बताता हूँ कि प्राइम नंबर है कैसे, है ना। तो n की वैल्यू सबसे पहले आपने 5 दी। 5 को चेक करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं है ना। काउंट की वैल्यू मैंने 2 ले ली, है ना। अब कंडीशन बनेगा, तो कंडीशन आपका यही तो बनेगा, 2 लेस देन 5। कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर जाएगा। अब n में आपका वैल्यू है 5 और काउंट में वैल्यू क्या है, 2। तो 5 में जब 2 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं यस आएगा। सर। तो नहीं आएगा ना, तो यानी कि इस इफ वाले पार्ट पे तो जाएगा नहीं। अब काउंट की वैल्यू जो 2 थी अब 3 हो जाएगी। अगेन कंडीशन चेक करेगा। अब कंडीशन आपका बना 3 लेस देन 5। अभी भी कंडीशन क्या है, ट्रू है। अंदर जाएगा। n की वैल्यू तो वही रहेगी 5, लेकिन काउंट की वैल्यू 3 हो चुकी है। तो 5 में 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा। तो फिर अगेन काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अभी भी कंडीशन ट्रू है ना। अंदर जाएगा। n की वैल्यू है 5, काउंट की वैल्यू है 4। तो 5 में 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा। अब काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। और जब लूप से बाहर आएगा तो दे देगा कि 5 इज प्राइम नंबर। तो 5 प्राइम नंबर होता है। क्लियर हुआ? अब हमें 9 को चेक करना है कि प्राइम नंबर कैसे नहीं होता। यहां तक क्लियर हुआ? अब मैंने अगेन n की वैल्यू क्या ले ली, 9, है ना। ठीक है। काउंट की वैल्यू 2 है। कंडीशन आपका बनेगा 2 लेस देन
नहीं, कंडीशन ट्रू है। एन की वैल्यू है 9 और काउंट की वैल्यू क्या है 2, तो 9 में 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा। काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अभी भी अगेन कंडीशन ट्रू है। एन की वैल्यू है 9 और काउंट की वैल्यू क्या है 3, तो 9 में 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना। जब 0 आ गया सब प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, और एग्जिट क्या करेगा पूरे होल प्रोग्राम से बस। बाहर आ जाएगा। अब अगर एग्जिट नहीं लगाता मैं तो ये भी प्रिंट कर देता। अगर गलती से मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दूं तो नॉट अ प्राइम नंबर भी आएगा और प्राइम नंबर भी आएगा, तो हमें तो पूरे प्रोग्राम से बाहर आना है ना, तो यहाँ पे मैं ब्रेक नहीं लगा सकता। क्लियर अनीता, आया समझ में? ये कोई डाउट? सर एक बार और बता दीजिए सर, नहीं क्लियर हुआ। सर कोई दूसरा नंबर लेके बताइए, 13 या हाँ 12। 12 से तो हो जाएगा सर बाहर। कौन सा नंबर बताओ? 13। 13 प्राइम नंबर होता है ना? जी। तो नॉट अ प्राइम नंबर का बताना है ना कि प्राइम नंबर का बताना है? प्राइम नंबर का बताइए सर। इसी का बताऊं 13 का? हाँ जी सर। बस वैल्यू रख रख के आपको देखना है, उसमें है कुछ नहीं। देखो एन की वैल्यू आपने 13 ले ली, ठीक है। काउंट की वैल्यू 2 है, कंडीशन आपका बनेगा 2 लेस देन 13। कंडीशन ट्रू है, अंदर जाएगा। एन की वैल्यू है 13 और काउंट की वैल्यू है 2, तो 13 में 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 होगा, नहीं होगा। नहीं। काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। 3 हो जाएगी। कंडीशन ट्रू। अब एन की वैल्यू है 13 और काउंट की वैल्यू है 3, तो 13 में 3 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, नहीं आएगा। काउंट की वैल्यू क्या हो गई 4। अभी भी नहीं आएगा। कंडीशन ट्रू है, तो 13 में 4 से जब डिवाइड करोगे 0 आएगा, नहीं आएगा। काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। 13 में 5 से डिवाइड करोगे अभी भी नहीं होगा 6। नहीं होगा। अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो 13 में 6 अभी भी नहीं होगा 6 से 7, भी नहीं होगा। 8, ऐसे चलता रहेगा और जी। में भी नहीं होगा और ये प्राइम नंबर दिखा देगा। आ गई बात समझ में? राइट। राइट सर, राइट। आ गया। तो वैल्यू रख रख के कॉपी में समझोगे तब ऐसे समझ में आएगा, ऐसे कोड सर देख के जब काउंट तो सर नहीं जब समझ। काउंट 13 हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आ जाएगा। आ गई बात समझ में? हाँ सर। अब इसी को अगर आपको जंपिंग स्टेटमेंट यूज नहीं करना, इफ इल से बनाना है तो इफ इल से भी बना सकते हैं। तो ये भी नोट करना हो तो नोट कर लो। तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड थोड़ा ज्यादा होगा, काम वही करेगा। इसको भी नोट करना हो तो नोट कर लो, इसमें जंपिंग स्टेटमेंट यूज नहीं किया है। तो अब सबको क्लियर हो गया प्राइम नंबर, फैक्टोरियल और फिबोनाची कैसे कैसे बनाना है? तो अब तो आप लोग करके देख लोगे ना। तो सारे असाइनमेंट हो गए? और कुछ बचा है? हाँ वाइल से तो हो गया। तो फॉर से बनाने के लिए कुछ चेंज नहीं करना, बस लॉजिक तो यही रहेगा, बस थोड़ा थोड़ा सिंटेक्स चेंज करना है। तो फॉर से आप लोग बना लोगे या बताना पड़ेगा?
बन जाएगा या बताना पड़ेगा? ये सारा हाँ जी देव, फोर से बन जाएगा या बताना पड़ेगा? बस सर। सेम यही सारे असाइनमेंट फोर से बनाने के लिए दिया था। सर स्टार्टिंग के 2 किए थे, बाकी थोड़ा टफ। बताना पड़ेगा या बन जाएगा? अब तो हो जाएगा सर। बता दूं? बता के खत्म करता हूँ काम। कौन सा भाई है? क्या हो गया? क्या हो गया, कुछ कह रहे थे? अच्छा। हाँ हो गया यहाँ तक। हाँ यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया? चलो आगे बताऊं। तो फोर से बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा आपको बस चेंज करना है लॉजिक, मैंने वही लगाया हुआ है, देख लो एक बार। तो फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम देखो। रेंज बस पास कर देना है। तो रन टाइम पे मैं कोई भी नंबर दूंगा, उसका फैक्टोरियल प्रिंट कर दे। नोट कर लो। अनीता आ रहा है समझ में? देव। हाँ जी सर, आ रहा है। तो इसमें भी लॉजिक वही लगाया हुआ है, बस थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज किया है। इसका वर्किंग सबको समझ में आ रहा है ना, कैसे काम कर रहा है? यहाँ तक हो गया सबका? पीछे आ रहा है सबको समझ में, कैसे कैसे असाइनमेंट बनाना था? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। यहाँ तक हो गया सबका? इसका वर्किंग समझ में आ रहा है ना, बताने की जरूरत तो नहीं है कैसे काम कर रहा है? तो रन टाइम में मैंने 4 दिया, फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है। अब आपको रेंज में मैंने 1, n+1 दे दिया, तो n की वैल्यू मैंने 4 दिया है, तो 4+1 5 हो जाएगा। तो 1, 5 होने का मतलब ये 4 बार लूप चलेगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, एक कम चलेगा ना, तो 4 बार ये लूप चलेगा। बार बार आई की वैल्यू चेंज होगी, आई की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करता जाएगा। तो पहले फैक्ट की वैल्यू 1 थी, तो 1 × 1 1 ही रहेगा, फिर दोबारा 1 × 2 हो जाएगा, फिर 2 × 3 हो जाएगा,
फिर 3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। उसके बाद फैक्ट की वैल्यू जब डिस्प्ले करोगे तो 24 आ जाएगा। समझ में आया सबको? यहाँ तक हो गया सबका? तो फिबोनाची सीरीज वाला भी देख लो। तो चीजें वही हैं, बस थोड़ा थोड़ा आपको बस सिंटेक्स देखना है। अब यहाँ पे भी मैंने लॉजिक वही लगाया हुआ है जो अभी मैंने वाइल में बताया था आपको, बस वेरिएबल का नाम चेंज किया हुआ है। तो इसमें भी काम वही करेगा, है ना? सब कुछ वही है। अब समझ में आ रहा है सबको वाइल वाला फॉर से कैसे बनाएंगे? लॉजिक सब में सेम ही लग रहा है, बस थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज करना, रेंज यूज करना होगा ना। तो हाई चल दे रहा है, अभी हाई लिख रहा है, फोन से बात कर लेना। देव आया था उनमें? सर थोड़ा सा टफ लग रहा है, प्रैक्टिस करके ही पता लगेगा। अभी जो मैंने वाइल वाला जो लॉजिक आपको बताया था ना, सेम वही तो हाँ लिखा जी। है ना? तो ये सब लॉजिक आपको कॉपी में वैल्यू रख रख के समझोगे तब समझ में आएगा ना। ऐसे कोड हाँ देख, जी सर, करते हैं इसको आज। जैसे अभी मैंने बताया था ना वाइल में कोड वैल्यू रख रख के, तो वैसे आप लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करोगे कॉपी पे, तब क्लियर होगा लॉजिक कैसे बनता है। तो ये बेसिकली ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, इनका यूज कहीं होना नहीं है, बस इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। अब तो आप लोग सारा कर लोगे ना वाइल और फॉर से? तो वाइल और फॉर लूप में किसी को कोई अभी कंफ्यूजन है? अनीता हो गए यहाँ तक? यस। यहाँ तक सबका हो गया? अब वाइल में और फॉर में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो आगे बताऊं। चलो अब मैं बताने जा रहा हूँ हाउ टू क्रिएट डायनेमिक लिस्ट यूजिंग वाइल लूप। मेरे को डायनेमिक लिस्ट बनाना है। अभी तक हम जो लिस्ट बना रहे थे वो स्टैटिक था, अब हमें एक डायनेमिक लिस्ट बनाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे लूप का यूज करके डायनेमिक लिस्ट बनाएंगे। हम्म। तो सबसे पहले मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाया। अभी मेरे को नहीं पता कि इस लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना रखना है,
मैं चाहता हूं कि रन टाइम पे जितना मैं नंबर दूं उतना वो लिस्ट में एलिमेंट लेता जाए। आ रही बात हमने? तो अभी मैंने आई की वैल्यू 0 इनिशियलाइज किया। हाँ, उसके बाद कंडीशन दिया आई लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ पे मैं रन टाइम पे जो भी नंबर दूं उस नंबर को वो लिस्ट में ऐड करता जाए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, li डॉट अपेंड, अपेंड बताया था। और इसके बाद जब मैं लास्ट में लिस्ट को जब डिस्प्ले करूंगा तो उसमें जो जो मैं वैल्यू दूंगा वो ले लेगा। अब मैं चाहता हूं कि इसको और डायनेमिक बनाना है। अभी तो मैंने फिक्स कर रखा है कि 5 ही एलिमेंट लेगा। और मैं चाहता हूं कि वो स्टार्टिंग में पहले वो रन टाइम पे नंबर मांगे कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट रखने हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आई में रन टाइम पे नंबर इनपुट कर लूंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कंडीशन हम क्या बनाएंगे, या यहाँ पे दूसरा कोई वेरिएबल ले लो, x ले लो, और सीधे यहाँ पे x को पास कर दो, तो और डायनेमिक बन जाएगा। अब मैंने मान लो यहाँ पे 10 दिया, अब 10 नंबर मांगेगा। आ गया? तो अब रन, जितने भी नंबर मैं एलिमेंट दूंगा उतने टाइम वो लेगा। बात समझ में आई? समझ में आया डायनेमिक लिस्ट कैसे बनाएंगे? लिख लो। तो अब रन टाइम पे जितने भी मैं नंबर ऑफ एलिमेंट दूंगा उतने टाइम वो लेगा। देखो समझ में आया डायनेमिक लिस्ट कैसे बनेगा? हाँ जी सर। और अभी तक जो हमने लिस्ट बनाना सीखा था वो स्टैटिक था। अब इसमें जितने भी मैं स्टार्टिंग में नंबर ऑफ एलिमेंट दूंगा उतने टाइम वो लिस्ट में एलिमेंट लेता रहेगा। अब इस लिस्ट में आप 100 एलिमेंट भी दे सकते हो, 50 एलिमेंट भी दे सकते हो, 1000 एलिमेंट भी दे सकते हो। बात समझ में आई? नोट कर लो। ऐसे ही आप डायनेमिक डिक्शनरी भी बना सकते हो। ऐसे ही आप लूप का यूज करके डायनेमिक डिक्शनरी भी बना सकते हो। अनीता, यहाँ तक कोई डाउट? सर एक बार फिर से बता दीजिए सर, कंफ्यूजन हो रही है सर। हाँ, कंफ्यूजन है, बताइए। यहाँ पे मैंने एम्प्टी लिस्ट बनाया। मान लो आप x में 5 दे रहे हो, तो इसका मतलब लिस्ट में 5 एलिमेंट लेगा। आपने नंबर ऑफ एलिमेंट डिफाइन कर दिया ना 5। अब i की वैल्यू 0 दे दी मैंने, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगा, 0 लेस देन 5। तो ये लूप 5 बार चलेगा 0 से लेके 4 तक। यस सर। तो जो मैं नंबर यहाँ पे देता जाऊंगा वो नंबर इस लिस्ट में अपेंड करता जाएगा।
बात समझ में आई? यस सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को आ रहा है समझ में सबको? यहाँ तक सबका हो गया? आगे बताऊं? आगे आएगा। अभी जो मैं प्रोजेक्ट दूंगा ना, प्रोजेक्ट में डायनेमिक लिस्ट और डायनेमिक डिक्शनरी से ही प्रोजेक्ट बनेगा। रन टाइम पे आपको पता नहीं है उसमें एलिमेंट देना कितना है। स्टैटिक लिस्ट और स्टैटिक डिक्शनरी यूज नहीं होगा आगे। जितने भी अभी मैं प्रोजेक्ट दूंगा वहां पे आपको डायनेमिक ही बनाना होगा। सर जो इंडस्ट्री में काम कराते हैं उसमें भी डायनेमिक ही बनाने होते सारा हैं? सारा स्टैटिक तो यूज ही नहीं होता, तो डायनेमिक पे ही आपको सारा काम करना है ना। एडवांटेज भी तो है, अब मैं इस लिस्ट में जितने चाहे उतने एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ। और रन टाइम वाला, रन टाइम पे मैं जैसे जैसे वैल्यू देता जाऊंगा वो वैल्यू अपने आप लिस्ट में ऐड होता जाए। आ रही बात समझ में? और जितनी यस बार मैं रन करूंगा हर बार लिस्ट में अलग अलग एलिमेंट भी तो दे सकता हूँ। स्टैटिक में तो आपने फिक्स कर दिया है ना। देव यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। तो ये सारा आप लोग करके देख लोगे? जी सर। सेम ऐसे ही आप डायनेमिक डिक्शनरी भी बना के देख लोगे ना। यस सर। तो डायनेमिक डिक्शनरी और डायनेमिक लिस्ट पे ही आपको काम करना है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट टॉपिक है एफ स्ट्रिंग। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग का फुल फॉर्म क्या होता है? और ये बहुत ज्यादा यूज होता है ना। अब फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हम तीन तरह से यूज कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे देख लो। तो इसके लिए कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, उसके बारे में लिख लो पहले। कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज करेंगे और फॉर्मेट स्पेसिफायर का मीनिंग क्या होता है। तो इसमें एक आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर मिलेगा %d। तो इसका मतलब होता है फॉर डिस्प्ले इंटीजर वैल्यू। तो अगर आपको कोई भी इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करना है तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना होगा। ठीक है। %f फॉर डिस्प्ले डेसिमल वैल्यू। %s फॉर डिस्प्ले स्ट्रिंग वैल्यू। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको याद रखना होगा, सी में भी ऐसे ही यूज होता था। तो %d का मतलब इंटीजर, %f का मतलब फ्लोट और %s का मतलब स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वैल्यू। अब हम इनको यूज कैसे करेंगे देखें। इतना नोट डाउन कर लिया सबने? तो तीन अलग अलग वे में आप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं और आगे इसका यूज बहुत ज्यादा होगा, है ना। सपोज मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल ले लिया, है ना।
इस वेरिएबल का टाइप क्या होगा? इंटीजर। और इस वेरिएबल का टाइप? स्ट्रिंग। और इस वेरिएबल का टाइप? सर फ्लोट होगा। तीन अलग अलग वेरिएबल ले लिया। अब तीनों की वैल्यू को मेरे को डिस्प्ले करना है ना? कैसे करेंगे देखते चलो। प्रिंट परसेंटेज टुडे इज परसेंटेज डी परसेंटेज एस परसेंटेज एफ। गैप दे दो थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज डी एम वाई दे दी। प्रॉपर काम कर रहा है। अब यही अगर मैं ये नहीं लिखता तो फिर ये फॉर्मेट स्पेसिफाई फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का काम नहीं करेगा, फिर तो ये मैसेज हो जाएगा ना। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये डी वाली वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है, एम वाली वैल्यू यहाँ से हो रही है, वाई वाली वैल्यू यहाँ से। क्लियर हुआ? अब अगर आपको ये वाला फॉर्मेट यूज नहीं करना तो दूसरा फॉर्मेट बता रहा हूँ। अब मान लो आप फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज नहीं करना चाहते, लिखना मत, पहले देख लो। अब मैं दूसरे तरीके से इसको बता रहा हूँ। इसमें एक फॉर्मेट नाम का मेथड होता है, तो इसका भी यूज करके कर सकते हो। आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जीरो इंडेक्स पे डी वाली वैल्यू चली गई, वन इंडेक्स पे एम वाली वैल्यू चली गई, टू इंडेक्स पे वाई वाली वैल्यू चली गई। आई बात में? गलती से इधर उधर कर दिया, यहाँ टू कर दिया आपने, तो अब यहाँ पे वाई वाली वैल्यू ही आ जाएगी, है ना? समझ गए? तो इधर इंडेक्स इधर उधर करके आप फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हो। अगर ये भी आपको पसंद नहीं है तो तीसरा और इजी है, ये वाला यूज कर लो। काम तीनों का सेम है, जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर लो। ये वाला और इजी है। आउटपुट पे कोई इफेक्ट पड़ा? नो सर। फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करने के तीन अलग अलग वे हैं, जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते। नोट कर लो। अनीता, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। तो ये जो एफ लिखा है ये सिंटेक्स का पार्ट है। एफ नहीं लिखोगे तो ये काम नहीं करेगा। फिर एफ का मतलब फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, अगर ये एफ हटा दो तो फिर काम नहीं करेगा। समझ गए? सर वाई में डेसिमल वैल्यू देना जरूरी है? अरे वो तो मैंने दिखाने के लिए किया आपको तीनों, ताकि पता चल जाए। तो सर अगर वैल्यू नहीं देंगे वाई में डेसिमल वाली, तो ये अ, अपना फंक्शन ये डिफाइन कैसे करेगा कि डी पहले प्रिंट करे कि वाई करे? अरे यहाँ मेंशन कर तो रखा है मैंने, जिस सीक्वेंस ऑर्डर में ये दोगे उसी सीक्वेंस ऑर्डर में तो यहाँ पे ये दोगे। अब डी का टाइप इंटीजर था तो मैंने परसेंटेज डी दे दिया, एम का टाइप स्ट्रिंग था तो मैंने यस दे दिया, वाई का टाइप फ्लोट था तो फ्लोट दे दिया।
सिक्वेंशियल ऑर्डर में मेंशन तो मैंने किया है प्रॉपर, कंफ्यूजन कहाँ है? और सेकंड वाले में सर? अब सेकंड वाले में भी तो मैंने सीक्वेंस दिया है, डी वाली वैल्यू 0 इंडेक्स पे, एम वाली वैल्यू 1 इंडेक्स पे, और वाई वाली वैल्यू 2 इंडेक्स पे। इस सीक्वेंस में मेरा देखोगे वैसे ही तो इंडेक्स लेगा, पहला 0 लेगा, दूसरा 1 लेगा और तीसरा 2 लेगा। अब वाई मेरा आपने कहने पहले का दे दिया तो वाई नहीं अगर सर, यहाँ पे पहले दे दिए तो 0 ले लेगा। मेरा कहने का मतलब ये है सर, डी में भी हमारी इंटीजर वैल्यू हो जाएगी, वाई में भी इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। अरे तो वाई में अगर इंटीजर आपने ले लिया तो यहाँ पे परसेंटेज डी देना पड़ेगा, समझ गए? और ये और ये हमारी कमांड समझ जाएगी कौन सा वाला डी पहले आएगा। अरे आप यहाँ पे दे रहे हो ना भाई, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल का नाम तो अलग अलग है। अरे आप यही तो कहना चाह रहे हो, इसको भी मैंने इंटीजर ले लिया, यही तो कहना चाह रहे हो। हाँ जी। तो यहाँ पे हमने मेंशन तो कर रखा है सीक्वेंस, कंफ्यूजन कहाँ होगा? नहीं सर, वो वेरिएबल नेम है, जैसे डी दो बार प्रिंट कराने की बात सेम कर नाम रहे पर हैं, 2 वेरिएबल ले ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। वही चीज बोल रहे हूँ। वो चीज जो होता ही नहीं है वो कैसे कर लोगे? लास्ट वाला लेगा फिर, सेम नाम का डी अगर वेरिएबल 2 बार ले लिया तो लास्ट वाली वैल्यू लेगा, वो पहले वाली वैल्यू लेगा ही नहीं। समझ गया सर, क्लियर है। ये तो हो ही नहीं सकता जो आप सोच रहे हो, एक नाम के 2 वेरिएबल हो ही नहीं सकते। यहाँ तक सबका हो गया? फॉर्मेटेड हाँ जी स्ट्रिंग क्लियर हुआ सबको? पीछे आ रहा है समझ में सबको पर्पस? अभी आगे जब हम प्रोजेक्ट करेंगे और बहुत सारे आगे जब एग्जांपल्स कराऊंगा तो वहां पे जरूरत पड़ेगी कोड को ऑप्टिमाइज करना। मैसेज के अंदर मैं कंडीशन के बेस पे कुछ डिस्प्ले करना चाहता हूँ। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग नाम ही रखा गया है फॉर्मेटेड, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का काम कर रहा है ना। अब यही मैं नहीं लगाता तो ये तो जस्ट एज इट इज आ जाता। कंडीशन के बेस पे स्ट्रिंग बनाना, और आगे बहुत ज्यादा यूज होगा इसका। यहां तक सबको समझ में आ गया? तो लूप में कोई डाउट? व्हाइल लूप, फॉर लूप सब अच्छे से हो गए ना कंप्लीट? चलो आगे नोट करो। अब हम देखते हैं नेस्टेड लूप, जो सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाएगा, पैटर्न वाले प्रोग्राम। तो अब हेडिंग डालो नेस्टेड लूप। क्या हुआ? तो लूप के अंदर अगर आपने लूप यूज कर लिया तो उसको क्या बोलेंगे? नेस्टेड। नेस्टेड लूप। वाइल के अंदर आपने वाइल यूज कर लिया, फॉर के अंदर आपने फॉर यूज कर लिया, तो उसको हम नेस्टेड लूप बोलेंगे। और मैंने आपको बताया था कि वाइल लूप सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो कभी भी नेस्टेड वाला प्रोग्राम हम वाइल से नहीं बनाएंगे, सबको हम फॉर से बनाना, क्योंकि फॉर इजी और फास्ट होता है। आ रही बात हमें? तो अब नेस्टेड लूप के कौन कौन से असाइनमेंट्स हैं एक बार नोट करो, क्या क्या पूछते हैं, फिर मैं एक बताऊंगा, एक के बेस पे सारा बन जाएगा। तो फटाफट लिखते चलो। तो ऐसे ऐसे पैटर्न आपसे पूछेंगे। ये पहला है, फटाफट नोट करते चलो। पहला, दूसरा, अलग अलग है, पहला दूसरा, नोट करते चलो फटाफट। तो आपको कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जब मैं रन करूं तो सेम एज इट इज ऐसा ही पैटर्न बन के आए।
2 हो गया। तीसरा, तीसरा नोट नोट करो। चौथा, चार हो गया। नेक्स्ट नोट करो। छह हो गए। देव आ रहा है सामने। जी सर, नोट कर रहा हूँ अभी। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सबने। हाँ जी सर। सर चौथा एक बार दिखा। चौथा, पांचवा। चलिए नोट करो आप। कितने हो गए? 7, 8 हो गया। हो गया यहाँ तक। सर एक बार ऊपर कर दीजिए। कितने हो गए? 10 हो गया। और लिखो। इलेवन हो गया। जी और गुरु जी। ये वाला सबसे ज्यादा पूछते हैं।
पिरामिड है। एक और बनाओ। जस्ट इसी का उल्टा। हाँ, कितना हो गया? 12। 13। है 14। 20 करूँगा मैं तो। 20 भी तो ये भी नहीं है। अब मैं एक बताता हूँ। एक अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो तुरंत तुरंत सारा बन जाएगा। तो बस आपको लॉजिक सोचना है। तो ये बस लॉजिकल क्वेश्चन जान के देते हैं, देखने के लिए कि आपका माइंड लॉजिकल है या नहीं है। इन सब पैटर्न का यूज कहीं होना नहीं है, बस इंटरव्यू क्लियर करने के लिए है। तो अब मैं पहला बताता हूँ आपको। अगर आपने पहला बना लिया तो सारा बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको लॉजिक सोचना होगा। कोई भी पैटर्न अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले ये देखना होगा कि इसमें रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं। तो अगर ध्यान से अगर देखो तो पहले वाले में आपका 5 रो है और 5 कॉलम। रो और कॉलम तो पता है ना सबको क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। ठीक है। तो हर पैटर्न में अगर देखें तो 5 रो है और 5 कॉलम है। तो एक लूप चलाना पड़ेगा रो के लिए और दूसरा लूप चलाना पड़ेगा कॉलम के लिए। इतना समझ में आया? अब अगर ध्यान से अगर लॉजिक सोचो तो यहाँ पे पहले वाले पैटर्न में आपका जो कॉलम है वो रो पे डिपेंडेंट है। अगर आपका पहला रो है तो उसमें एक ही कॉलम होना चाहिए। अगर दूसरा रो है तो 2 कॉलम होना चाहिए। अगर तीसरा रो है तो 3 कॉलम होना चाहिए। तो इसका मतलब मेरे को लॉजिक में कॉलम को रो पे डिपेंडेंट करना होगा तो बन जाएगा। तो बस यही लॉजिक मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो ये लॉजिक बस आपको ये सोचना था कि कॉलम को रो पे क्या करना पड़ेगा, डिपेंडेंट करना पड़ेगा, तभी तो चलेगा। जिस नंबर में रो में जाएगा उतने कॉलम होने चाहिए, यही तो है ना। फर्स्ट रो है तो एक ही कॉलम है, सेकेंड रो है 2 कॉलम है, थर्ड रो है 3 कॉलम है, फोर्थ रो है 4 कॉलम है ना। तो लॉजिक समझ में आया क्या सोचना है? अब कुछ नहीं करना है। एक मैंने लूप चलाया रो के लिए और दूसरा लूप चलाया कॉलम के लिए। तो ये देखो फॉर आई इन रेंज। अब मेरे को ये भी पता है लूप हमें 5 बार चलाना है, रो 5 है ना, तो 1,6 ले लूंगा। अब ये लूप 5 बार चलेगा रो के लिए और इसी के अंदर फिर मैं जे वाला लूप चलाऊंगा कॉलम के लिए। आई वाला लूप चल रहा है रो के लिए और जे वाला लूप कॉलम के लिए। और जे वाले लूप को स्टार्ट तो मेरे को 1 से ही करना है, लेकिन इसको रो पे डिपेंडेंट बनाना है। तो रो पे डिपेंडेंट बनाने के लिए i+1 कर दूंगा। बस अब प्रिंट में मैंने स्टार को डिस्प्ले कर दिया, आपका प्रोग्राम बन गया। कितना आसान था। न्यू लाइन के लिए प्रिंट दे दो। ये पहला पैटर्न बन गया आपका। बात समझ में आई?
नोट कर लो। तो मैंने कॉलम को रो पे डिपेंडेंट कर दिया। तो आई की वैल्यू जितनी होगी जे वाला लूप उतनी बार चलेगा। आई की वैल्यू 1 है तो जे वाला लूप एक बार चलेगा। आई की वैल्यू 2 है तो जे वाला लूप 2 टाइम चलेगा। तो बस आपको थोड़ा सा लॉजिक सोचना था। देव आया समझ में कैसे बना? हाँ जी सर। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। अनीता आया समझ में? यस सर। इसका वर्किंग बताऊं कैसे काम कर रहा है? हाँ जी बता दो सर। चलो देखो, नोट डाउन कर लिया? जस्ट मिनट सर। अब इसी में थोड़ा थोड़ा चेंज करोगे सारा बनता जाएगा। एक लॉजिक आपको समझ में आ गया, इसी पे सारा मैं बना के दिखा दूंगा 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो 1 मिनट में अभी जितने मैंने 12-13 दिए हैं तुरंत बन जाए। बस इसी में मैं चेंज करूंगा थोड़ा थोड़ा। तो पहले इसको समझिए कैसे काम कर रहा है। चलो देखो, सबसे पहले सपोज मान लो आपका ये कंप्यूटर का स्क्रीन है और आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट हमारा जो कर्सर होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ब्लिंक कर रहा होता है। तो मान लो मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। तो सबसे पहले आपका ये लूप चलेगा पहली बार। आई की वैल्यू होगी 1, अंदर जाएगा। आई की वैल्यू जब 1 है तो अंदर जाएगा, और जब अंदर जाएगा तो यहाँ पे 1,2 हो जाएगा। और 1,2 होने का मतलब जे वाला लूप केवल एक बार चलेगा। 1,2 होने का मतलब एक ही बार तो चलेगा, एक कम चलता है ना। तो अब जब जे वाला लूप जब चलेगा तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे एक बार ये स्टार प्रिंट कर देगा और कर्सर को सेम रो में होल्ड करके रखेगा, इन रखेगा। अब इस वाले लूप से तो बाहर हो गया ना, क्योंकि जे वाला लूप तो एक ही बार चलेगा। और जैसे ही ये वाला लूप बाहर हुआ अब ये वाला प्रिंट चलेगा। तो कर्सर को जो फर्स्ट रो में था अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। कर्सर यहाँ आ जाएगा ना न्यू लाइन में। अब हाँ देखो, जी सर। अब अगेन फिर यहाँ पे आएगा आई वाले लूप में। अभी आई वाले लूप से बाहर नहीं आया है, केवल जे वाले लूप से बाहर आया था। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब जब आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी फिर अंदर जाएगा। अब यहाँ पे 1,3 हो जाएगा। आई की वैल्यू 2 है तो 2 + 1 3 तो होगा। तो 1,3 का मतलब अब आई की वैल्यू जब 2 है तो जे वाला लूप 2 बार चलेगा। और जब 2 बार चलेगा तो 2 बार यहाँ पे स्टार स्टार प्रिंट कर देगा। कर्सर यहाँ आ गया। फिर जैसे ही इस लूप से बाहर आया कर्सर न्यू लाइन थर्ड रो, आई की वैल्यू 3 बार। अब समझ में आया? यानी कि आई की वैल्यू जब 1 है तो जे वाला लूप 1 टाइम चल रहा है। आई की वैल्यू 2 है 2 टाइम चल रहा है। आई की वैल्यू 3 है 3 टाइम चल रहा है। अब समझ में आया कैसे काम कर रहा है? तो मैंने कॉलम को रो पे डिपेंडेंट कर दी। देव क्लियर? हाँ जी सर। तो अब आप लोग सब ट्राई कर लोगे? टिकट जी नहीं बता सर। दो, वो तो बहुत ईजी है। कुछ तुम ट्राई करोगे? आज ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर मैं कल बताऊंगा। अब थोड़ा थोड़ा इसी में चेंज करना है। ये देखो मैंने कुछ नहीं किया, लॉजिक सब सेम है। स्टार की जगह पे बस मैंने जे को प्रिंट कर दिया, ये वाला फॉर्मेट आ गया। जे की जगह पे मैंने आई को डिस्प्ले कर दिया है, ये वाला फॉर्मेट आ गया। 3 बन गया। और देखो स्टार है, अब मैंने कॉलम को रो पे डिपेंडेंट हटा दिया,
6 कर दिया, जितने रो उतने कॉलम, 4 बन गया। स्टार की जगह पे मैंने जे को डिस्प्ले कर दिया, 5 बन गया। आई को डिस्प्ले कर दिया, 6 बन गया। बाकी आपको ट्राई करना है। सारा बता ही दूं मैं हाँ, तो बाकी आप लोग को ट्राई करना है, थोड़ा नहीं होगा तो बताऊंगा, लेकिन अब तो आप कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना कि कैसे करना है। इसी लॉजिक में बस थोड़ा चेंज करना है, लॉजिक यही यूज करना है। ओके सर। तो बाकी जितना है वो सब ट्राई करना है आप लोग को। अगर कुछ दिक्कत आती है तो कल मैं बताऊंगा। और कल अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, लिस्ट कंप्रेंशन। तो लिस्ट कंप्रेंशन एक टेक्निक है, कॉन्सेप्ट है। अरे सुन लो, तो जो प्रोग्राम मैंने वाइल और फॉर से बनाया, 6 से 7 लाइन का फिबोनाची सीरीज बनाया था, वाइल से और फॉर से 7 लाइन का, वो काम आप एलसी से 1 लाइन में। तो लिस्ट कंप्रेंशन जो आया वो लूप को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो अभी तक जितने भी प्रोग्राम आपने बनाया, प्राइम नंबर, फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज, वो सारा एलसी से 1 लाइन में बन जाएगा। 1 लाइनर कोड होता है। और डेटा एनालिसिस में कहीं लूप वूप यूज नहीं होगा, एलसी यूज होता है। समझ गए? तो अब कल मैं एलसी बताऊंगा, फिर एलसी पे यही सारे असाइनमेंट दूंगा जो आपने लूप पे बनाया था, उनको सारे असाइनमेंट को अब एलसी से बनाना होगा। ठीक है? तो आज जितना मैंने बताया थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, वाइल में, फॉर में और नेस्टेड में। कहीं डाउट होगा तो कल पूछ लेना।